हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स, यानी जो वर्टिब्रेट्स है उनका जो एंडोस्केलेटन है उसको डील करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है खुद में ही काफ़ी बड़ा चैप्टर है और यहाँ पे हर एक टॉपिक काफ़ी कॉन्सेप्ट को अपने अंदर कैरी करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड कर रहे हैं सो दैट कि सारे कॉन्सेप्ट को हम ईजिली अच्छे से ग्रैब कर पाएँ और सारे कॉन्सेप्ट को हम ईजिली आसानी से सीख पाएँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डील करने वाले हैं मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्कल, यानी स्कल की जो मॉर्फोजेनेसिस है। मॉर्फोजेनेसिस का सिंपल मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ स्कल, डेवलपमेंट ऑफ स्कल। तो आज के लेक्चर में हम ये डील करेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वहां पे हमने इंटेग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, डर्मल मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके पुराना वीडियो जरूर देख लें सो दैट कि आज के लेक्चर्स का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाएं और आप अपने आप को अपडेट रख सकें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है वीडियो को लेकर तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मेरा बेसिक सा इन्फो, साथ के साथ आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहां पे हमने अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। तो आप क्या है उनमें से कोई भी कोर्स को चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं या उसको बाय भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और समझेंगे कि स्केलेटन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्केलेटन क्या होता है। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो जनरली जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्डन टिश्यूज हैं, ठीक है, जितने भी हार्डन टिश्यूज हैं वो उन हार्डन टिश्यू या उन टफ टिश्यूज या उन सॉलिड टिश्यूज को हम टुगेदर क्या बोलते हैं, उनको एक साथ क्या बोलते हैं, उनको हम स्केलेटन बोलते हैं। तो किसी भी वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर जितने भी टफ टिश्यू हार्ड टिश्यूज हैं वो सारे के सारे आपस में क्या कहलाएंगे, उसका एंडोस्केलेटन कहलाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्केलेटन नहीं है, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्केलेटन नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है उनका शेप कैसा होगा, उनका साइज कैसा होगा, वो स्मॉल साइज के होते हैं। साथ के साथ क्या है होते हैं, वो स्लो मूविंग होते हैं। क्योंकि जो आपका स्केलेटन है, स्केलेटन बेसिकली क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने से क्या है उसकी हाइट इंक्रीज होगा। साथ के साथ क्या है, स्केलेटन मोशन में भी हेल्प करता है। तो वो क्या है, एक फास्ट मूविंग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा या बोल सकते हैं वो फास्ट मूव कर सकता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्केलेटन नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर स्केलेटन नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है कैसे होंगे, स्मॉल रहेंगे, क्योंकि उनके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो स्मॉल होंगे। साथ के साथ कैसे होंगे, वो स्लो मूविंग होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ के साथ अगर हम बात करें जो स्केलेटन है, स्केलेटन किसकी तरफ वर्क करता है, लिवर्स की तरफ वर्क करता है। ठीक है, अब लिवर्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पे हम किसी चीज को रख के उसको रोटेट करवा लें या उसको घुमा ले, से तराजू आपने देखा है या फिर सपोज करो सीसॉ देखा है, वो क्या है, एक टाइप के लिवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केलेटन है वो लिवर की तरह वर्क करते हैं और इन्हीं स्केलेटन के ऊपर क्या होते हैं, हमारे मसल्स अटैच होते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे उससे अटैच होकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्केलेटन है वो लिवर्स की तरफ वर्क करते हैं और उसी पे मसल्स क्या होते हैं, अटैच होकर कुछ कर सकते हैं या कुछ एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो स्केलेटन होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जनरली यहाँ पे जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटन होता है वो अंदर नहीं होता, उनके बॉडी के बाहर होता है, यानी बॉडी के बाहर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और बाहर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सेल्स जो उनके ऑर्गेनिज्म है जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उन्हीं के कुछ सेल्स क्या करते हैं, उन एक्सोस्केलेटन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो स्केलेटन है वो सिक्रीटेड होते हैं सरफेस के ऊपर, यानी जो उनके स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर होगा। जैसे कि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पे जो स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, अंडर नीथ द सरफेस होता है। बट यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, सरफेस के ऊपर सिक्रीटेड होता है। और इन स्केलेटन के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है, जो इन्वर्टिब्रेट्स के एक्सोस्केलेटन होते हैं वो लाइफलेस होते हैं या डेड होते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं देखोगे, यानी उसके अंदर किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। और इनके जितने भी स्केलेटन हैं, क्योंकि अब क्या है कि सरफेस के ऊपर इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो सरफेस क्या करेगी, कुछ सेल्स सिक्रीट करती है या जैसे एपिडर्मिस है वो सिक्रीट करेगी, तो वो जाके क्या करेगा कि एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपने पढ़ा होगा स्पॉन्जिस के अंदर, ठीक है, जैसे वहाँ पे स्पाइक्यूल्स होते हैं या स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, आपके क्या हो गए, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स या स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हो गए। ठीक है, या अगर हम बात करें कुछ जैसे मान लेते हैं ऑर्थोपोड्स के अंदर, तो ऑर्थोपोड के अंदर क्या होगा, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है वही क्या करता है, एक्सोस्केलेटन का सिक्रीशन करता है जो कि काइटिन का बना होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो एपिडर्मिस है वही सिक्रीट करेगा। तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है कि जो अपर सेल्स होता है, जो सरफेस के सेल्स होते हैं, वही केमिकल्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो जाके उनका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं।
लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो उनका स्केलेटन होता है वो सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी अंडरनीथ द सरफेस, यानी वो सरफेस के अंदर होंगे। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो उसका स्केलेटन है वो मसल्स के नीचे एक बोनी स्ट्रक्चर्स होता है, यानी उसके ऊपर क्या है, मसल्स की लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस के अंडरनीथ होगा, एक चीज ध्यान रखना है। साथ के साथ जो वर्टिब्रेट का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, लिविंग होता है और ग्रोइंग एंडोस्केलेटन होता है। यानी जो बोन्स होते हैं उसके अंदर आप बोल सकते हो कि लाइफ है, वो लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ का फिनोमेना होता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी लेंथ है, जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, जिससे उनका हाइट इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा डायनासोर्स, एलिफेंट्स, ये इनके अंदर क्या है कि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो काफी ग्रो कर चुका है, जिसकी वजह से उनका साइज क्या है, काफी ज्यादा हो गया। साथ के साथ क्या है, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, उनको फास्ट रनर रनर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको रखना है कि ये क्या है, लेंथ में हेल्प करता है, ग्रो कर सकता है। तो ये सारी की चीजें, ये स्केलेटन के बारे में छोटा सा इंट्रो था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्केलेटन्स के टाइप। अगर हम वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन के बारे में बात करें तो वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन। तो ये जो एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन है, अब ये क्या है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन है तो बॉडी के बाहर बनेगा। ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई अर्ज की एक बार जरूर देख लें। तो ये जो एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन है ये बेसिकली बनता कैसे है, तो जो हमारे स्किन की जो सबसे अपर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, तो एपिडर्मिस की क्रेटनाइजेशन से लेयर बनती है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगी, ये ड्राइव्ड या ड्राइव्ड बाय द क्रेटनाइजेशन, ड्राइव्ड बाय द क्रेटनाइजेशन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के क्रेटनाइजेशन से ये लेयर बनती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पिछले वीडियो में कर रखा है, तो वहाँ पे आप इसको जाके अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल लेयर जब क्रेटनाइज हो जाता है, यानी डेड होना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन बनते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम तौर पर बात करें तो ये क्या 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 हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो क्लॉज हो गए, क्या हो गए, क्लॉज हो गए, उसके बाद रेप्टिलियन स्केल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्न हो गए, उसके बाद नेल्स की बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन्स के, यानी ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा और एपिडर्मिस के क्रेटनाइजेशन से डेवलप होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट डर्मल और बोनी स्केलेटन, तो ये भी ऑलरेडी है, मैंने इसका वीडियो बना रखा है डर्मल मॉडिफिकेशन नाम से, आप जाके वो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर चेक करोगे तो पूरा डर्मल मॉडिफिकेशन हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो डर्मल मॉडिफिकेशन है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो स्किन की जो डर्मल लेयर होती है, जो डर्मिस होती है, उसके मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द डर्मल लेयर, या फिर आप इसको बोल सकते हो डर्मिस ऑफ स्किन। तो स्किन के डर्मिस, जो स्किन का जो डर्मिस वाला पार्ट है, जो सेकंड लेयर है, उसके मॉडिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। और इसके एग्जांपल्स के तौर पे आप क्या डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एंटलर्स हो गया, ठीक है, एंटलर्स हो गया, स्क्यूट्स हो गए, ये ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, आप एक बार जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट फिनरेज हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल है डर्मल मॉडिफिकेशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आज का हमारा जो लेक्चर है प्राइमरली वो है एंडोस्केलेटन के बारे में, कि हमें क्या डिस्कस करना है, एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडरनीथ द सरफेस के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ के साथ इसका जो डेवलपमेंट होता है वो मीजोडर्मल लेयर्स होता है, ठीक है। या क्या होगा, डेवलप फ्रॉम द मीजनकाइम, आप मीजनकाइम या इसको आप क्या बोल सकते हो, मीजोडम बोल सकते हो, मीजोडम लेयर ऑफ जर्मिनल एम्ब्रियोनिक सेल्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, डेवलप फ्रॉम द मीजनकाइम और मीजोडम लेयर ऑफ जर्मिनल, और यू कैन राइट इट एज अ एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो जर्मिनल लेयर्स होते हैं ना, तो जर्मिनल लेयर लिख दो या एम्ब्रियोनिक लेयर लिख लो। तो वहां पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक्टोडम होता है, मिजोडम होता है, एंडोडम होता है। तो ये किससे बनेगा, मिजोडम वाली लेयर से बनता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मिजोडम्स का बना हुआ होता है, ठीक है। यूजुअली अगर हम बात करें तो जब हमारे एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन होता है, तो इनिशियली जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है।
इनिशियली कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, जिसको बाद में क्या कर दिया जाएगा, बोन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसको हम रिप्लेसमेंट बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली एंडोस्केलेटन was of cartilaginous which is replaced by bones, ठीक है, जिसको बोन्स के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस केस में हम उसको फिर क्या नाम देंगे, रिप्लेसमेंट बोन बोलेंगे। जो बोन उसको रिप्लेस करता है उसको क्या नाम देंगे, रिप्लेसमेंट बोन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्टिब्रेट के अंदर जितने भी स्केलेटन है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा एपिडर्मल या हॉर्नी एक्सोस्केलेटन, डर्मल बोनी स्केलेटन, एंड थर्ड इज एंडोस्केलेटन। तो हमें एंडोस्केलेटन डिस्कस करना है। होप यहाँ तक आप चीजें अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसको समझ लेते हैं, कि अगर एंडोस्केलेटन ना हो तो कौन कौन से फंक्शन रुक जाएंगे, अगर है तो वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एंडोस्केलेटन हमें क्या करता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और साथ के साथ क्या है, ये हमारी बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको फिम और रिजिड बनाता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। साथ के साथ ये क्या है, ये डेफिनेट बॉडी को शेप देता है और डेफिनेट फॉर्म्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बॉडी को एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट फॉर्म प्रोवाइड करेगा। साथ के साथ जितने भी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। इसके अराउंड क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा, जिसके अंदर ये डेलिकेट ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। साथ के साथ क्या है कि जो एंडोस्केलेटन है वो ग्रोथ को परमिट करता है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी साइज ह्यूज हो सकता है, जैसे डायनासोर्स के अंदर आपने देखा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, लिविंग है एंड ग्रोइंग है। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हो गए, ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से क्या है, वो कंटिन्यूसली बोन की लेंथ को इंक्रीज करवा रहा है। तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यूसली बोन की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रहा है बॉडी के अंदर। साथ के साथ जो एंडोस्केलेटन है वो मसल्स को एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है, यानी जो भी मसल्स हैं वो क्या है, बोन से अटैच हो रहे हैं। साथ के साथ ये किसकी तरह वर्क करता है, लिवर्स की तरह वर्क करता है, जिसके ऊपर मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, बोन्स के अंदर बोन मैरोज प्रेजेंट होते हैं, और वो बोन मैरो क्या करते हैं, आपके आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साथ के साथ जो ये बोन्स है, जो हमारा एंडोस्केलेटन है, वो हेयरिंग में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ईयर्स के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस होता है, जिसकी वजह से हमें हियरिंग या बोल सकते हैं सुनने में मदद मिलता है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो ये आपको किस में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ब्रीदिंग में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे सपोज करो ये यहाँ पे रिब्स है, अब रिब्स के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। अब जब रिब्स एक्सपेंड करेगा तो इंटरकॉस्टल मसल्स भी साथ के साथ एक्सपेंड कर रहा है। साथ के साथ ये डायफ्राम यहाँ पे होगा, ये सब मिलके क्या करता है, आपको सिंपल ब्रीदिंग में हेल्प करवाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो एंडोस्केलेटन है उसके सब डिविजन्स की बात करते हैं। अगर हम एंडोस्केलेटन की सब डिविजन्स की बात करें तो एंडोस्केलेटन को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर हम इसको बात करें तो कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे हमने एंडोस्केलेटन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है एक्सियल एंडोस्केलेटन, एक है अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन, और एक है हेट्रोटाइपिक एंडोस्केलेटन। तो एक्सियल एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये क्या बेसिकली करता है, ये एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, या फिर बोलते हैं ये सेंटर वाला पार्ट होता है, मीडियन वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो एक्सियल एंडोस्केलेटन के अंदर बेसिकली क्या आता है, आपका स्कल आता है, ठीक है, स्कल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो इसके अंदर वर्टिब्रीज आ जाएंगे, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, वर्टिब्रीज आ जाएंगे। साथ के साथ अगर हम बात करना चाहें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, थोरैसिक बास्केट आ जाएगा, थोरैसिक बास्केट आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम इनको चेंज करें, इनके अलग अलग सेल, अलग अलग वर्टिब्रीज के नाम लिखें, तो इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिब्रीज की बात करूँ तो वर्टिब्री में कौन कौन सा होगा, एक सर्वाइकल वर्टिब्री हो जाएगा जो कि नेक रीजन में होगा, ठीक है। साथ के साथ थोरैसिक वर्टिब्री हो जाएगा जो चेस्ट रीजन में होता है, थोरैसिक वर्टिब्रीज हो गया। उसके बाद हम बात करें लंबर, जो कि लोअर बैक में प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करें सेक्रल, सेक्रल वर्टिब्रीज, ये कहाँ होता है, हिप के पास प्रेजेंट होगा। और एक हो आपका क्या होगा, कॉडल हो गया, कॉडल, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेक्रल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हिप के पास प्रेजेंट होगा। लंबर की बात करें तो लोअर बैक में होगा, ये आपका लोअर बैक में होगा। थोरैसिक वाला पार्ट कहाँ होगा, चेस्ट पर होगा, ठीक है। और सर्वाइकल कहाँ होता है, ये आपके नेक पर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोरैसिक बास्केट की बात करें तो थोरैसिक बास्केट के अंदर आपके आ जाते हैं रिब्स, ठीक है।
और साथ के साथ आपके आ जाएंगे स्टर्नम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सारे के सारे एक्सियल एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये क्या करते हैं, अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। अपेंडेजेस की बात करें तो वही लिम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, सबसे पहले तो आ जाएगा लिम्ब बोन्स। जितने भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, लिम्ब बोन्स। ठीक है, लिम्ब बोन्स आएंगे। अब लिम्ब बोन्स में भी हम क्या क्या बात कर सकते हैं, या तो होगा आपका फोर लिम्ब, एक होगा फोर लिम्ब, और दूसरा क्या होगा आपका हिंड लिम्ब होगा। एक होगा फोर लिम्ब और दूसरा क्या होगा, हिंड लिम्ब होगा। उसके अलावा बात करें तो गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स होंगे, और गर्डल्स भी दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा क्या, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा क्या हो सकता है, पेल्विक गर्डल। एक होगा पेक्टोरल और एक होगा पेल्विक। अब फोर लिम्स के अंदर भी आप जानते हो कौन कौन सा बोन्स आ सकते हैं, ह्यूमरस आ गया, रेडियस अल्ना आ गया, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस आ गए। हिंड लिम्स की बात करें तो फीमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, टार्सल्स आ गया, मेटाटार्सल्स आ गया, फेलेंजेस आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो हेटरोटाइपिक बोन्स होते हैं। हेटरोटाइपिक बोन्स की अगर हम बात करें तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, किसी सर्टन ऑर्गन के एसोसिएशन के साथ होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेवलप इन एसोसिएशन, इन एसोसिएशन विद सर्टन ऑर्गन, सर्टन ऑर्गन के एसोसिएशन से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की तरह आप बोल सकते हैं ओएस पिनस। उसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं रोस्ट्रल। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हेटरोटाइपिक एंडोस्केलेटन के टाइप हो जाएंगे। तो ये अभी हमने डिस्कस किया सब डिवीजन ऑफ एंडोस्केलेटन, कि एंडोस्केलेटन के ये सब टाइप्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम एंडोस्केलेटन को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें कर क्या दिया गया है कि जो आपकी एक्सियल स्केलेटन और एक्सियल एंडोस्केलेटन और ये आपके अपेंडिकुलर जो एंडोस्केलेटन है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको कैसे डिवाइड किया गया है, या बोल सकते हैं उसको एक जगह ही रख दिया गया है। कैसे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो आपका एक्सियल और अपेंडिकुलर एक्सोस्केलेटन है, इसको मिला के एक दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, जहां पे इन दोनों को साथ में क्या बोला गया है, इनको बोला गया सोमैटिक, इसको बोला गया है सोमैटिक स्केलेटन, इनको बोला गया है सोमैटिक स्केलेटन। और उसके बाद जो दूसरा है उसको बोला गया है विसरल स्केलेटन, और दूसरा क्या हो गया, विसरल, विसरल स्केलेटन। और विसरल स्केलेटन के अंदर इन्होंने क्या रख रखा है, फेरेंजियल, जितने भी फेरेंजियल आर्चेज हैं उनको रख रखा है। विसरल स्केलेटन का पार्ट कौन है, फेरेंजियल आर्चेज, फेरेंजियल आर्चेज। अब ये फेरेंजियल आर्चेस क्या होता है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद बाहर आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये हमारे इसके क्या है, सब टाइप्स है। इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एंडोस्केलेटन के सब टाइप। होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का हमारा जो लेक्चर है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का, वो है हमें स्कल के बारे में पढ़ना, और साथ के साथ हमें ये डिस्कस करना कि स्कल का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल बेसिकली क्या है, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एक फ्रेमवर्क बनाता है हेड के अराउंड। ठीक है, तो हेड के अराउंड बनने वाला जो स्केलेटल स्ट्रक्चर का जो फ्रेमवर्क है, दैट इज कॉल्ड एज स्कल। ठीक है, ये मान लो हमारा हेड या ब्रेन है, इसके चारों तरफ स्केलेटल स्ट्रक्चर का जो फ्रेमवर्क बन के आ रहा है, इस स्केलेटल फ्रेमवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्कल बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ के साथ जो स्कल का जो डेरिवेशन है, या बोल सकते हैं जो स्कल का फॉर्मेशन हुआ है, उसको फॉर्म करने के लिए यहाँ पर तीन मेजर एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर मुझे स्कल बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तीन मेजर कंपोनेंट चाहिए, तब जाके मैं स्कल का फॉर्मेशन कर पाऊंगा, अदरवाइज स्कल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये तीन कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूरोक्रेनियम चाहिए, जिसको हम कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोलते हैं। कॉन्ड्रोक्रेनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब स्कल का डेवलपमेंट होता है तो जितने भी उसके बोन्स होते हैं, इनिशियली वो कार्टिलेजिनस होते हैं। वो कैसे होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम कार्टिलेजिनस स्कल भी बोल सकते हैं या कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्योंकि वो ऑसिफाइड हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोक्रेनियम बोल सकते हैं। तो अगर कहीं न्यूरोक्रेनियम और कॉन्ड्रोक्रेनियम एक साथ बोला गया है तो दोनों सेम चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है स्कल को बनाने के लिए, वो क्या है, वो चाहिए आपको डर्मेटोक्रेनियम। ठीक है, और जो थर्ड स्ट्रक्चर आपको चाहिए इसको बनाने के लिए वो है स्प्लैंक्नोक्रेनियम। ठीक है, वो क्या है, स्प्लैंक्नोक्रेनियम।
यानी अगर मुझे एक स्कल को बनाना है तो 3 कंपोनेंट मुझे दे दो, मैं स्कल बना के आपको दे दूंगा। कौन कौन से 3 कंपोनेंट चाहिए मुझे? न्यूरोक्रेनियम चाहिए, डर्मेटोक्रेनियम चाहिए और साथ के साथ स्प्लैंक्नोक्रेनियम चाहिए। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में जो ये येलो येलो वाला पार्ट है ये आपका क्या है? डर्मेटोक्रेनियम है, ठीक है, जिसको डेस्मोक्रेनियम लिखा है। ये जो आपका पार्ट है ये कैसा है? डर्मेटोक्रेनियम है, ठीक है। ये जो पर्पल या ब्लूइश जैसा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये कॉन्ड्रोक्रेनियम या इसको न्यूरोक्रेनियम बोलते हैं, न्यूरोक्रेनियम। और ये वाला जो पार्ट है, आपके जॉ वाला जो पार्ट है, ये आपका स्प्लैंक्नोक्रेनियम है, स्प्लैंक्नोक्रेनियम, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे चाहिए, ये तीनों स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ देंगे और हमारा स्कल बनके तैयार। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरोक्रेनियम या कॉन्ड्रोक्रेनियम है ये कहाँ से लेके आए, डर्मेटोक्रेनियम ये कहाँ से लेके आए, स्प्लैंक्नोक्रेनियम ये कहाँ से लेके आए। तो अब इनका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर जो डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है जब उसको डिस्कस करेंगे तो तब वहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी ये समझिए जो ट्राइलेमिनर डिस्क है उसके अंदर क्या होगा, जब ट्राइलेमिनर डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे मेसोडर्म जो लेयर्स हैं वही इनका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि जो न्यूरोक्रेनियम है, डर्मेटोक्रेनियम है और जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है ये किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं या इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूरोक्रेनियम की बात करें सबसे पहले, क्योंकि न्यूरोक्रेनियम क्या करेगा, ये मिलके ये सारे तीनों स्ट्रक्चर मिलके स्कल बनाएंगे, तो न्यूरोक्रेनियम में क्या क्या चीज मिलके न्यूरोक्रेनियम बनेगा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूरोक्रेनियम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? क्रेनियम। तो न्यूरोक्रेनियम में एक तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होगा? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ सेंस कैप्सूल्स होते हैं, या बोल सकते हैं 3 कैप्सूल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या है? 3 पेयर 3 पेयर्स ऑफ कैप्सूल। यहाँ पे 3 पेयर के कैप्सूल्स होंगे और ये कैप्सूल्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका होगा ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, यानी ये किससे रिलेटेड है? स्मेल से। दूसरा होगा ऑप्टिक, ऑप्टिक कैप्सूल, ये किससे रिलेटेड होगा? साइट से या विजन से या आई से। और तीसरा जो कैप्सूल है वो आपका क्या है? ऑडिटरी, या जिसको ऑटिक भी बोलते हैं, ठीक है, ऑटिक कैप्सूल। ये किससे रिलेटेड होगा? हियरिंग से। तो अगर ये दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तो इन दो चीजें के आपस मिलने से क्या बनता है? न्यूरोक्रेनियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम हो गया, या ब्रेन बॉक्स बोलो या क्रेनियम बोलो, साथ के साथ हमें यहाँ पर क्या मिल जाए? 3 पेयर ऑफ कैप्सूल्स मिल जाए, और एक कैप्सूल्स का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स, ऑप्टिक कैप्सूल्स और ऑडिटरी या ऑटिक कैप्सूल। ये तीनों चीजें आपस में मिला के हम क्या बना सकते हैं? न्यूरोक्रेनियम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डर्मेटोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम बेसिकली क्या होता है? ये सिंपल सा मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, या डर्मल बोन से बना हुआ अटैच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या होगा? फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द डर्मल बोन्स, ये डर्मल बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। डर्मेटोक्रेनियम बहुत सिंपल होता है, इसको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं होता है। ये कहता है भाई अपन सिंपल लोग हैं, सिंपल सा मुझे बोन दो, मैं सिंपल सा फ्लैट लेयर्स बना के दे दूंगा, मुझे किसी के साथ कोई अटैचमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये डर्मेटोक्रेनियम है, इसको हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? डर्मल फॉर्म्ड फ्रॉम द डर्मल बोन्स। डर्मल बोन से ये सिंपली क्या होगा? फ्लैट स्ट्रक्चर्स बना के ये रख देता है, ठीक है। स्प्लैंक्नोक्रेनियम की बात करें तो जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है इसके अंदर इंक्लूड्स होता है, इट इंक्लूड्स ये क्या क्या इंक्लूड कर सकता है? विसरल विसरल आर्क, विसरल आर्च, या फिर बोल सकते हैं फेरिंजियल आर्च। जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है वो किसका बना हुआ होता है? विसरल आर्च, या फिर आप बोल सकते हो फेरिंजियल आर्च का बना होता है, ठीक है। अब इस विसरल आर्च या फेरिंजियल आर्च के अंदर क्या होता है? बहुत सारे बेसिकली बोल सकते हैं 7 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी हम आगे जब इनको फर्दर डिटेल करेंगे, जब इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तब इस प्लैंक्नोक्रेनियम को हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। तो हम आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आर्चेज होते हैं, जैसे मेंडुबुलर आर्च हो गया, हाइवर्ड आर्च हो गया, उसके बाद ब्रेकियल आर्च हो गया। ये सब मिलकर क्या करते हैं? इस प्लैंक्नोक्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि ये सिंपल सा क्या होता है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? विसरल आर्च या फेरिंजियल आर्च इंक्लूड होते हैं, जो कि बाद में क्या बनाने में हेल्प करेंगे? ये बनाने में हेल्प करेंगे लोअर जॉ एंड अपर जॉ, ठीक है। ये किस में हेल्प करेंगे? अपर जॉ एंड लोअर जॉ के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
कैसे करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक ध्यान रखना है। तो स्कल के अंदर हमने क्या पढ़ा, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम के अंदर क्या क्या आएगा, ब्रेन बॉक्स आएगा और साथ के साथ 3 पेयर ऑफ कैप्सूल्स आएंगे। डर्मेटोक्रेनियम में कुछ ऐसा नहीं होता, सिंपल डर्मल बोन से बने हुए फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्प्लैंक्नोक्रेनियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, विसरल आर्च या फेरेंजियल आर्च आते हैं, जो कि बाद में जाके क्या बनाएंगे, अपर जॉ और लोअर जॉ को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे आर्चेज, जैसे मैंने आपको नाम बताया कि मैंडिबुलर आर्च हो गया, हायोड आर्च हो गया, ब्रेकियल आर्चेज हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं, ये स्प्लैंक्नोक्रेनियम का पार्ट है, जो आगे हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्कल। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्कल की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्कल को समझेंगे, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ स्कल, कि स्कल का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको समझेंगे, ठीक है। अब स्कल को बनाने के लिए हमें 3 लेयर्स पहले बनानी होंगी, कौन कौन सी, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है या उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम के फॉर्मेशन की बात, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है जस्ट ब्रेन के बनने के बाद, या बोल सकते हैं जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है और नोटोकॉर्ड है, ठीक है। जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और जो नोटोकॉर्ड है हमारा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नोटोकॉर्ड के बनने के जस्ट बाद ही क्या होता है, स्कल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो स्कल फॉर्मेशन कमेंस इन द एम्ब्रियो सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड नोटोकॉर्ड, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नोटोकॉर्ड के जस्ट बनने के बाद क्या है, स्कल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा कैसे, अब ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आप प्लेट देख रहे हो, कार्टिलेजिनस प्लेट देख रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्टिलेजिनस प्लेट है उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्ड्रल कार्टिलेज। अब ये जो प्री कॉन्ड्रल कार्टिलेज है, ये बेसिकली करेगा क्या, कि जो आपका फोरब्रेन है, फोरब्रेन के जस्ट नीचे, ठीक है, फोरब्रेन से जस्ट थोड़ा सा नीचे क्या करेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है हमने, अ पेयर ऑफ कर्व्ड कार्टिलेजिनस प्लेट्स कॉल्ड प्री कॉन्ड्रल फॉर्म्स पैरेलल प्लेट एंड बिलो द फोरब्रेन, यानी जो ये प्री कॉर्डरल कार्टिलेज है, ये फोरब्रेन के नीचे क्या करेगा, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस प्लेट। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम एज जैसे प्री कॉर्डरल कार्टिलेज है, वैसे यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ देखें तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के जस्ट नीचे इसी तरीके का एक कार्टिलेजिनस प्लेट होगा, जिसको बोलेंगे पैराकॉन्ड्रल कार्टिलेज, ठीक है। ये भी फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों कार्टिलेजिनस प्लेट है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, टू प्री कॉन्ड्रल एक्सपेंड्स टुवर्ड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद फाइनली ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं मिड लाइन पे, यानी बीच में स्पेस खाली रह जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला मिड लाइन इसका अटैच हो जाता है, और जिसके बाद ये क्या करते हैं, इथेमॉइड प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दो, ये प्री कॉर्डरल कार्टिलेज है, ये आगे की तरफ क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और फाइनली जाके क्या करेगा, इस तरीके से ये यूनाइट हो जाएगा। अब ये जो फाइनली इस तरीके से यूनाइट हो जाएगा, तो ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक प्लेट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेमॉइड प्लेट बोलते हैं, इसको बोलेंगे इथेमॉइड प्लेट। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पैराकॉन्ड्रल है, ये पैराकॉन्ड्रल कार्टिलेज है, ये भी धीरे धीरे आगे जाएगा और ये भी ग्रो करेगा, और ये ग्रो करने के बाद ये भी फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद क्या करता है, ये एक प्लेट बनाता है जिसको बोलते हैं बेसिलर प्लेट, बेसिलर प्लेट। तो यहाँ पे दो नाम आपको याद रखना है, कि जो आपका प्री कॉन्ड्रल प्लेट्स है या प्री कॉन्ड्रल कार्टिलेज है, वो एक्सपेंड करेगा और फ्यूज होकर इथेमॉइड प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और जो आपका पैराकॉन्ड्रल कार्टिलेज है वो ग्रोथ करके यूनाइट होकर क्या बनाता है, बेसिलर प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर बाद में जाकर क्या होगा, ये जो इथेमॉइड प्लेट और बेसिलर प्लेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों आप देख लो, ये आगे जाके क्या करते हैं, दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसल प्लेट। तो ये आपको याद रखना है, यही चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो आपका प्री कॉन्ड्रल एंड पैराकॉन्ड्रल कार्टिलेजेस हैं, ये अपना अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। प्री कॉन्ड्रल क्या करेगी, इथेमॉइड प्लेट बनाएगी, पैराकॉन्ड्रल क्या बनाएगी, बेसिलर प्लेट बनाएगी, ये दोनों प्लेट्स आपस में फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाती है, बेसल प्लेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट यही लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, द टू पैराकॉन्ड्रल यूनाइट अक्रॉस द मिडलाइन फॉर्मिंग द बेसिलर प्लेट। उसके बाद क्या होगा, इथेमॉइड एंड बेसिलर प्लेट, इथेमॉइड एंड बेसिलर प्लेट ग्रो टुवर्ड ईच अदर, और वो क्या करते हैं, सिंगल बेसल प्लेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब इस सिंगल बेसल प्लेट के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसल फेनेस्ट्रा बोलते हैं। अभी आप स्ट्रक्चर जब देखोगे तो ये जब आपस में बेसल प्लेट का फॉर्मेशन कर देंगे, तो बेसल प्लेट के फॉर्मेशन के समय यहाँ पे बीच में खाली स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं हाइपोफाइसल फेनेस्ट्रा। ये आपका क्या है, हाइपोफाइशियल फेनेस्ट्रा है, और इसी हाइपोफाइशियल फेनेस्ट्रा पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड लॉजेस होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस स्पेस के पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल अराउंड द नेजल एपिथेलियम, जो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर ये जो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है जो नोज के पास है, ये वाला,
ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल और जो ये आपका जो नेजल एपिथेलियम है या और जो ऑडिटरी कैप्सूल्स हैं, ये क्या करेंगे, अपने आप को फ्यूज कर लेते हैं बेसल प्लेट के साथ। ध्यान रखना है ये कि जब ये बेसल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो बेसल प्लेट के फॉर्मेशन के साथ ये जो ऑल्फैक्टरी, जो अभी हमने देखा था ना, 3 कैप्सूल्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके कॉन्ड्रोक्रेनियम के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले बेसल प्लेट बना। अब बेसल प्लेट के बाद जो आपके ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स हो गए, या उसके बाद ये आप बात करें ऑडिटरी कैप्सूल्स की बात करें, तो ये जो 2 प्लेट्स हैं, ये जो कैप्सूल्स हैं, ये भी अपने आप को क्या करते हैं, बेसल प्लेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और बेसल प्लेट का फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करेंगे, एक पूरा बेस बना देते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो ये बेस बना देंगे और इस बेस के ऊपर ही आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अगर ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या होगा, बेस बनेगा और बेस के अंदर ही क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिक कैप्सूल है वो अपने आप को बेसल प्लेट के साथ फ्यूज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है, जो आईबॉल है हम उसको क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को ईजिली मूव करवा सकता है, इंडिपेंडेंटली मूव करवा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्ड्रोक्रेनियम का फॉर्मेशन। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लेट्स आती हैं या 2 कार्टिलेज आती हैं। एक का नाम होता है प्रीकॉन्ड्रल कार्टिलेज और एक का होता है पैराकॉन्ड्रल कार्टिलेज। प्रीकॉन्ड्रल कार्टिलेज क्या होगा, जो आपका फोर ब्रेन है उससे नीचे प्रेजेंट होगा और ये धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करके आपस में यूनाइट करते हैं और यूनाइट करके इथेमॉइड बोन का फॉर्मेशन करते हैं या इथेमॉइड प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। नीचे जो पैराकॉन्ड्रल था कार्टिलेज था, वो भी अपने आप को ग्रो करवा के फ्यूज करवाते हैं और साथ के साथ क्या करता है, बेसिलर प्लेट बनाते हैं। अब ये जो दोनों प्लेट है, इथेमॉइड प्लेट, ये दोनों प्लेट जो है, इथेमॉइड प्लेट हो गया, इथेमॉइड प्लेट हो गया और बेसिलर प्लेट है, ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, बेसल प्लेट बनाते हैं। अब बेसल प्लेट के साथ क्या होगा कि जो 3 कैप्सूल्स थे, 3 कैप्सूल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑल्फैक्टरी हो गया और उसके बाद जो ऑडिटरी है, ये दोनों भी इस बेसल प्लेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम बनाते हैं, या इसको न्यूरोक्रेनियम बोल सकते हो कि न्यूरोक्रेनियम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कैप्सूल है आपका, जो ऑप्टिक वाला कैप्सूल है, ये अपने आप को कैसा रखता है, फ्री रखता है, ये फ्यूज नहीं होता, जिसकी वजह से हम आईबॉल को क्या कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट करवा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली उसको रोटेट करवा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस तरीके से ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब जो इसका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्दर डेवलपमेंट होने के लिए क्या होगा कि अब ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, डेस्मोक्रेनियम का फॉर्मेशन करना है। तो डेस्मोक्रेनियम का फॉर्मेशन क्या होता है, डायरेक्टली हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अब दूसरे कार्टिलेजनस जो लेटरल साइड का फॉर्मेशन हो गया, हमने बेस तो बना दिया, अब हमें लेटरल साइड भी का फॉर्मेशन भी करना है। तो लेटरल साइड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर क्या होगा कि कार्टिलेजनस वॉल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेटरल साइड्स पे क्या होगा, जैसे बेस तो हमने बना दिया, ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रोक्रेनियम क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। ठीक है, और जो लेटरल वॉल्स है, लेटरल वॉल्स को बनाने के लिए कार्टिलेजनस वॉल्स यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लेटरल साइड में जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें लोअर जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे इलास्मोब्रैंक्स हो गया या लोअर बोनीफिसेस हो गया, उसके अंदर क्या होगा, जो साइड वॉल्स होते हैं वो अपने आप को ग्रो करते हैं और अगेन क्या करते हैं, कार्टिलेजनस रूफ का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके से कार्टिलेजनस रूफ का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ये जो कार्टिलेजनस रूफ है, ये डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, डर्मल बोन से। ये डर्मल बोन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये ऊपर की तरफ आपका पूरा का पूरा ये डर्मेटो आप बोल सकते हो क्रेनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, लेटर मेम्ब्रेन ऑफ डर्मल बोन्स फॉर्म द रूफ ऑफ द ओवर ब्रेन, ये ध्यान रखना है। साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेस है इसका पोस्टीरियर जो पार्ट है, यहाँ पे एक बड़ा सा होल ओपन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम का काम क्या होगा कि यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बना रखा है, फोरामेन मैग्नम बना रखा है। फोरामेन मैग्नम से क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो इसको देख लेते हैं, सम ओपनिंग रिमेन्स अनकवर्ड फॉर क्रेनियल नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, और लार्जेस्ट इसमें से जो ओपनिंग होगा उसको बोलेंगे फोरामेन मैग्नम, और ये कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर एंड पे होगा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या स्पाइनल कॉर्ड की जो एंट्री होती है या एग्जिट होती है वो यहीं से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने कॉन्ड्रोक्रेनियम का फॉर्मेशन कर लिया, किस तरीके से किया कि सबसे पहले इथेमॉइड प्लेट और बेसिलर प्लेट बना के क्या बना देगा, बेसल मेम्ब्रेन, आप बोल सकते हो बेसल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। बेसल प्लेट के ऊपर क्या होता है, ब्रेन लाई करता है। अब इस बेसल प्लेट के अंदर ही क्या होते हैं, बड़े बड़े ओपनिंग्स होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो ओपनिंग है वो आपका फोरामेन मैग्नम है। और साथ के साथ जो बेसल प्लेट के साथ जो लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल्स को बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, कार्टिलेज आएगा। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ये लेटरल वॉल्स डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, डर्मल बोन से, और इस तरीके से डर्मेटोक्रेनियम का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्प्लैंक्नोक्रेनियम, ठीक है, तो स्प्लैंक्नोक्रेनियम का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल और आप बोल सकते हो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से होता है। ठीक है,
न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। तो अगर यहाँ पे डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में आप ये जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म लेयर, और न्यूरल ट्यूब के ऊपर के जो साइड सेल्स होते हैं वहीं पे क्या होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और स्प्लैंक्नो मेसोडर्म्स हैं, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है, ये क्या करेंगे, स्प्लैंक्नोक्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इस स्प्लैंक्नोक्रेनियम के अंदर आपके बेसिकली क्या आते हैं, फेरिंजियल या विसरल आर्चेज आते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, कार्टिलेजिनस नेचर के होते हैं। फेरिंजियल या आप क्या बोल सकते हो, विसरल आर्च होते हैं, जो कि आपके कार्टिलेजिनस नेचर के होते हैं, और ये यूजुअली 7 पेयर होते हैं। 7 पेयर कैसे होता है, जो सबसे आगे वाला इस तरीके से कार्टिलेज देख रहे हो जिसको आप बोलते हो मैंडिबुलर आर्च, फिर आपका आएगा हायोइड आर्च, फिर अब पीछे की तरफ क्या हो गए, 5 आपके ब्रेंकियल आर्च हो गए, ठीक है। अब ये जो आर्चेज है यही जाके आपके जॉ का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना। जैसे पेट्रोमाइजन की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोमाइजन, तो पेट्रोमाइजन तो जॉ होता ही नहीं है वहां पे, ये क्या होगा, जॉलेस। लेकिन ऐसा माना गया है कि उसके अंदर भी ये आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, ये आर्चेस होते हैं, लेकिन उस समय वहां पे अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जैसे ही जितने ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं या जिनके जॉ वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके पास आप बोल सकते हो जॉ प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, ये जो मैंडिबुलर आर्च है ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। मैंडिबुलर आर्च बेसिकली क्या होते हैं, अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये मैंडिबुलर और ये जितने भी आर्चेस हैं, इन आर्चेस का काम क्या होता है कि जो फेरेंजियल गिल सेल्स हैं या जो फेरेंजियल सेल्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो आर्चेस होते हैं ये फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट या गिल सेल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आर्चेज हैं ये आर्चेज क्या होंगे, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वेंट्रल पॉइंट पे, और डॉर्सल पॉइंट पे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये पीछे की तरफ आप जो देख रहे हो ये यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है, बट आगे की साइड से क्या है, फ्री है। तो ये वेंट्रली इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट डॉर्सली क्या होते हैं, डॉर्सली फ्री होंगे, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो मैंडिबुलर है, ये जो सबसे आगे वाला जो आर्च है, फेरेंजियल आर्च, जिसको मैंडिबुलर आर्च बोल रहे हैं, ये अपने आप को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। सबसे जो इसका डॉर्सल वाला पार्ट होता है, जो इसका डॉर्सल वाला पार्ट होगा, डॉर्सल वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लेटो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बोलते हैं, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बोलते हैं। और ये बेसिकली बाद में अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बनाने वाला है, अपर जॉ बनाने वाला है। तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर समझो कि ये वाला, ये क्या होगा, अपर जॉ बनेगा, और ये वाला लोअर जॉ बनेगा। ये वाला अपर जॉ बनाता है, यानी जो मैंडिबुलर आर्क है, इसका जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो अपर वाला पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बोल रहे हैं। ये जो प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट है ये क्या बनाएगा, अपर जॉ बनाएगा। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो वेंट्रल आपका वेंट्रल मैंडिबुलर आर्च है, वेंट्रल मैंडिबुलर आर्च को हम मिकल्स कार्टिलेज बोलते हैं, और ये क्या बनाता है, लोअर जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। अब इससे सपोज करो ये अपर जॉ और लोअर जॉ बन गया। अब इस अपर जॉ और लोअर जॉ को हमें क्या करना है, ये अपर जॉ और लोअर जॉ बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, तो अब देखो यहाँ पे ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों को हमें कहाँ से अटैच करवाना है, इस ब्लू वाले पार्ट जिसको हमने क्या बोला था, न्यूरोक्रेनियम से अटैच करवाना है। अब इसको यहाँ पे अटैच करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हायोइड वाला जो पार्ट है, आप जो अभी देखा था, जो हायोइड आर्च है, हायोइड आर्च किस में हेल्प करता है, इसमें कनेक्शन में या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो नेक्स्ट हायोइड आर्च है, हायोइड आर्च क्या करता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट में। हायोइड आर्च भी क्या करेगा, अपने आप को डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में कन्वर्ट करेगा। जो डॉर्सल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हायोमैंडिबुलर कार्टिलेज बोलते हैं, और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है जॉ को, और कनेक्ट करता है कहाँ से, कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम से कनेक्ट करता है, और कहाँ पर, ये ऑडिटरी रीजन से या फिर कान से नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही वेंट्रल वाले पार्ट की बात करें तो वेंट्रल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हायोइड एपरेटस बोलते हैं, और ये टंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, पीछे टंग को होल्ड करके रखता है। जो हायोइड बोन है जो टंग को रख के कंट्रोल करके रखता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रिमेनिंग ब्रेंकियल आर्चेज है वो क्या करते हैं, गिल्स को सपोर्ट करता है। अगर सपोज करो फिशेज है तो गिल्स को सपोर्ट करेगा, और अगर जैसे मान लो कोई वर्टिब्रेट्स है, जो लैंड वर्टिब्रेट्स है, वहाँ पे वो बाकी जो ब्रेंकियल आर्चेज है वो लेरिंग्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, इस डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट था वो जो अभी हमने देखा था, वो क्या है, हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम है, ठीक है, ये कॉन्ड्रोक्रेनियम है। कॉन्ड्रोक्रेनियम के नीचे क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है फेरिंजियल आर्च। फेरिंजियल आर्च में से सबसे ज्यादा जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च। क्या बोल रहे हैं, मैंडिबुलर आर्च बोल रहे हैं। ये जो मैंडिबुलर आर्च है ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो सबसे ऊपर वाला है जिसको हमने क्या बोला है, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बोला है। प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट या प्लेटो क्वाड्रेट अपने आप को क्या करता है, अपर जॉ में कन्वर्ट करता है। ये किस में कन्वर्ट करता है, अपर जॉ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला कार्टिलेज है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला आर्च था, वो उसको बोलते हैं मिकल कार्टिलेज, और ये क्या बनाता है, ये आपका लोअर जॉ बनाता है, ठीक है। अब इन अपर जॉ और लोअर जॉ को आपस में किससे कनेक्ट करना है, कॉन्ड्रोक्रेनियम से कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्ट करने के लिए किसमें कौन हेल्प करता है, हमारा हायोइड कार्टिलेज या हायोइड आर्च। ये हायोइड आर्च हेल्प करता है। हायोइड आर्च भी अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है।
ये जो कान के नीचे वाला पार्ट होता है जिसको अभी हमने बोला हायोमैंडिबुलर आर्च क्या करेगा, इसको कनेक्ट करता है। और साथ के साथ जो नीचे वाला है जिसको हायोइड एपरेटस बोलते हैं, जिसके अंदर आपका सेरेटोहाइल आ जाएगा और बेसिहाइल आ जाएगा, ये क्या करता है, ये टंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये पीछे क्या करेगा, यहाँ पे टंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्प्लैंक्नोक्रेनियम का है। तो होप आपको मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।